आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। लोगों को क्या मोटिवेट करता है? आप एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं? अपने कस्टमर्स को आप लॉयल फैंस में कैसे बदलेंगे? नेटफ्लिक्स की तगड़ी सक्सेस के पीछे क्या राज है? ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस समरी में डिस्कस करेंगे। बिजनेस की दुनिया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होती है। इस समरी में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, और साथ ही आप सीखेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना करना। आप चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, तो भी अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, और इसमें ये समरी आपकी मदद करेगी। व्हाट मेक्स अस टिक। डायना एक एनालिटिकल केमिस्ट थी जो ऑथर की कंपनी में कई साल पहले काम करती थी। उसका काम था स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज़ करके ये पता लगाना कि उन कंपाउंड्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर दूसरे साइंटिस्ट्स काम कर रहे थे। डायना के काम पर 20 साइंटिस्ट्स डिपेंडेंट थे और उसके रिजल्ट को टॉप प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि ये कंपनी अभी स्टार्टअप पोजीशन में थी। इसलिए डायना को और एफिशिएंट बनने में मदद करने के लिए ऑथर और उनके को-फाउंडर्स और मशीन खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो दिन के सिर्फ 10 घंटे काम कर सकती थी। इसलिए दूसरे साइंटिस्ट्स अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाया करते और डायना के कंधों पर सारी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते। एक दिन कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ और उनके परिवारों के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की। ऑथर ने डायना को देखा तो उन्हें उसकी लाइफ को बेहतर तरह से समझने का मौका मिला। उसके पास एक प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे बच्चे थे। ऑथर ने डायना को उस दिन एक साइंटिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक माँ और वाइफ के तौर पर देखा, और उन्हें ये बात समझ आई कि डायना को अपने वर्क प्लेस में जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो उसकी फैमिली लाइफ पर असर डालेंगे। ऑथर मन ही मन डायना का डेली रूटीन सोचने लगे। डायना ऑफिस से थक हार कर घर जाती होगी, काम के प्रेशर की वजह से उसका मूड चिड़चिड़ा होता होगा। ऑफिस में रोज रोज वही काम करके उसे कुछ भी नया सीखने का मौका नहीं मिलता होगा, और इन सब का सीधा असर उसका अपने पति और बच्चों के साथ रिश्ते पर पड़ता होगा। ऑथर ने उस दिन को भी इमेजिन किया जब डायना अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी। डायना को उम्मीद थी कि उसका ये प्रोजेक्ट कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी बड़ा योगदान देगा। वो इससे मिलने वाली पहचान से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और नई नॉलेज की वजह से इंस्पायर्ड लग रही थी। ये चीज़ उसे इतना मोटिवेट करेगी कि वो दुगनी एनर्जी के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेगी और अगले दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक्साइटेड रहेगी। इस स्टोरी से ये बात समझ आती है कि लाइफ में सही मोटिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, उनकी फैमिली को अफेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी और कंपनी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करोगे? 1976 में 2 इकोनॉमिस्ट्स ने इंसेंटिव थ्योरी के बारे में सुझाया था। उनका कहना था कि लोग काम उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से आप उन्हें पे करते हो। एग्जीक्यूटिव्स का इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए। इस तरह से अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स दोनों खुश होंगे। आज भी बड़े पैमाने पर यह कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव्स का लगातार बढ़ता हुआ कॉम्पनसेशन अलाइनिंग इंसेंटिव्स के तौर पर समझाया गया। कई मैनेजर्स इंसेंटिव थ्योरी में बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों से आप जो करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल, ईजी और मेजरेबल है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ करते हैं। कोई थ्योरी इफेक्टिव है या नहीं ये जानने के लिए ऐसी एनॉमली या घटनाओं को चेक करें जो वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। यहाँ हम इंसेंटिव थ्योरी की एनॉमली लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनती और मोटिवेटेड लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत कम इंसेंटिव्स देता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख सकते हैं कि कई वॉलंटियर्स अपनी लाइफ का रिस्क लेकर भी दूसरों की हेल्प करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई इंसेंटिव ना मिले। ये लोग दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं जो गरीबी, बीमारी, नेचुरल डिजास्टर्स की मार झेल रहे होते हैं। जितना मेहनत ये इस काम में करते हैं, उतनी मेहनत अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में करते तो कहीं ज़्यादा कमाई कर सकते थे। लेकिन ये लोग अपनी पूरी लाइफ इन एनजीओ के नाम कर देते हैं। सेम चीज़ मिलिट्री सर्विस में भी अप्लाई होती है। जवान अपना जीवन अपने देश के नाम कर देते हैं, जिसके बदले में उन्हें उतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन यूएस मिलिट्री बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है।
उन्हें अपने काम पर गर्व होता है, जो उन्हें संतुष्टि का एहसास देता है। हम यहाँ जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है मोटिवेशन थ्योरी, जो कहता है कि लोगों को मोटिवेट करने का इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप उनमें टास्क करने की इच्छा जगाएं। इस तरह वो हर हाल में बेस्ट परफॉर्म करते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है अमेरिकन जवान जिन्हें इराक भेजा गया था, या वो नर्सेज जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डबल डबल शिफ्ट में काम किया था। ये कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपने काम से प्यार करना सिखाते हैं। इसमें रिकग्निशन यानी पहचान मिलना, पर्सनल ग्रोथ, जिम्मेदारी और चैलेंजिंग काम शामिल हैं। आपको ये फील होना चाहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन यानी योगदान मायने रखता है और फर्क डाल सकता है। आपको अपना काम चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। वो काम ऐसा होना चाहिए जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करने में मदद करे और आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दे। इसके साथ ही वो आपको ज़्यादा सीखने और सक्सेसफुल होने का मौका दे। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन फैक्टर्स हैं तो आपको अपनी जॉब से प्यार हो जाएगा, चाहे आप स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे। आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ नेचुरल बाय प्रोडक्ट के रूप में पैसा और सक्सेस आएगा। द बैलेंस ऑफ कैलकुलेशन एंड सेरेंडिपिटी। 1960 में यूएस के मोटरसाइकिल मार्केट में पहली बार होंडा की एंट्री हुई, लेकिन तब इसका मुकाबला बड़े और जमे जमाए ब्रांड्स जैसे कि हार्ले डेविडसन और यूरोपियन इंपोर्टेड ब्रांड जैसे ट्रायम्फ के साथ था। होंडा ने कम बजट में हार्ले जैसी बड़ी बाइक मार्केट में उतारी थी, क्योंकि उनके पास जापानीज लेबर था जो उन दिनों काफ़ी सस्ता था। होंडा को उम्मीद थी कि वो यूरोपियंस के कम से कम 10% इंपोर्टेड मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी ने कंपनी को पूरी तरह से कंपनी का दिवाला निकाल डाला था। होंडा अपने लॉन्च में बहुत कम बाइक्स बेच पाया था। अगर हार्ले से कंपेयर करें तो होंडा को गरीब आदमी की बाइक के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि होंडा के बाइक्स में एक बड़ी कमी या दोष था। इनमें तेल लीक होने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बाइक्स यूएस के टिपिकल फास्ट स्पीड लॉन्ग ड्राइव के लिए सही नहीं थे। उन्हें डैमेज्ड यूनिट्स को रिपेयर करने के लिए जापान भेजना पड़ा, जिसके लिए उन्हें बाय एयर भेजा गया था, और इस खर्चे ने कंपनी की कमर तोड़ दी थी। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ होंडा ने अपनी कुछ छोटी बाइक्स लॉ एंजल्स भेज दिया। इन छोटी बाइक्स को सुपर कब्स नाम दिया गया था। ये बाइक्स जापान में इस्तेमाल की गई क्योंकि इसे भीड़भाड़ वाले शहरों में और लोगों और गाड़ियों से भरी तंग गलियों में ड्राइव करना ईजी था। होंडा टीम को उम्मीद नहीं थी कि यूएस में ये सुपर कब्स लोगों को पसंद आएंगी। एम्प्लॉयज़ इनका इस्तेमाल सिर्फ लॉ एंजल्स के आसपास छोटी मोटी खरीदारी के लिए करते थे, क्योंकि उस वक्त होंडा के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक वीकेंड की बात है, होंडा का एक एम्प्लॉय अपनी सुपर कब लेकर एलए की पहाड़ियों में ड्राइव कर रहा था। वो वहां इसलिए गया था ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सके, क्योंकि यूएस में होंडा की बड़ी बाइक्स फेल हो गई थी। उन पहाड़ियों में ऊपर नीचे चक्कर काटते हुए उसे बड़ा मजा आया, इसलिए उसने अपने कलीग्स को भी अगले हफ्ते के लिए इनवाइट कर लिया। अगले हफ्ते होंडा के एम्प्लॉयज़ वीकेंड पर अपनी अपनी सुपर बाइक लेकर वहां पहुंच गए और सब मिलकर एंजॉय करने लगे। उस एरिया के लोगों ने जब उन्हें इतने मजे करते देखा तो उनसे पूछा कि ये छोटी बाइक वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो होंडा एम्प्लॉयज़ ने बताया कि ये बाइक्स यूएस में सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोगों ने एक एक कर उन्हें मना लिया कि वो ये यूनिट्स उनके लिए जापान से इंपोर्ट करें। जल्द ही एक फेमस डिपार्टमेंट स्टोर सीयर्स के एजेंट ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने कैटलॉग में सुपर कब को रख सकते हैं। होंडा टीम का ओरिजिनल प्लान था बड़ी बाइक्स बेचना, इसलिए ये ऑफर उन्हें जंच नहीं रहा था, क्योंकि इससे उनका ओरिजिनल प्लान फेल हो सकता था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि सुपर कब्स यूएस में अच्छा बिजनेस कर रही है। होंडा की ओरिजिनल स्ट्रैटेजी थी हार्ले की बड़ी बाइक से मुकाबला करना, लेकिन जब उन्हें लगा कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी के तौर पर छोटी बाइक्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुपर कब हार्ले से 75% सस्ती थी और ये एक नई टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही थी, जिन्हें ऑफ रोड बाइकर्स के तौर पर जाना जाता था। आप होंडा की स्टोरी से देख सकते हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजी डेवलप होती है और फिर इवॉल्व होती है। एक स्ट्रैटेजी दो अलग सोर्सेस से आ सकती है। फर्स्ट है एंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी, यानी वो अपॉर्चुनिटीज़ जिन्हें देखकर आप एक अनुमान लगाते हैं या आशा करते हैं कि वो काम कर जाएगा। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो आपको शुरुआत में नज़र आती है और आप इन्हें फॉलो करने का डिसीजन लेते हो। इसका एक एग्जाम्पल है जब होंडा ने यूएस मार्केट में एंटर करने का फैसला लिया। कोई स्ट्रैटेजी जो किसी अनुमान या उम्मीद को देखते हुए डेवलप की जाती है उसे डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। सेकेंड सोर्स है अनएंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ये तब होता है जब आप डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम, गलती या कोई नया आइडिया आने की वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जैसे होंडा को अनएंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी का चांस तब मिला जब उनकी बड़ी बाइक्स फ्लॉप हो गई थी और सुपर कब की डिमांड बढ़ गई थी।
होता क्या है कि अनएंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी को मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ध्यान, कैपिटल और एफर्ट मिलता है। ये उस पॉइंट पर आ जाता है जब टीम को ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखना चाहिए, बदल देना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए। जब कोई स्ट्रैटेजी इस तरह से इवॉल्व होती है तो उसे इमर्जेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए होंडा टीम ने एक दिन में बड़ी मीटिंग करके ये डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें बड़ी बाइक से सुपर कब्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बल्कि ये बदलाव रोज़ धीरे धीरे होता है। बड़ी बाइक्स के तेल लीक होने वाली प्रॉब्लम को रिपेयर करने की वजह से कंपनी को इतना घाटा हुआ था कि होंडा टीम ने उसे छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया था। उन्होंने इमर्जेंट स्ट्रैटेजी को अपना नया डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी बना दिया। लेकिन डेलिब्रेट और इमर्जेंट स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपको रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता। अगर डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी काम कर जाए तो टीम को उस पर फोकस करना चाहिए और मिलकर इसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस फोकस की वजह से टीम इमर्जेंट स्ट्रैटेजी को अनदेखा या रिजेक्ट भी कर सकती है, जो हो सकता था कि एक जबरदस्त हिट साबित होता। ये कॉन्सेप्ट लोगों पर भी अप्लाई होता है। कई स्टूडेंट्स अपना करियर स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को तो हाई स्कूल से ही पता होता है कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। लेकिन लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आए जब आपको डेलिब्रेट और इमर्जेंट स्ट्रैटेजी के बीच चूज करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने हाई स्कूल में डिसाइड किया था कि आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनोगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपका रुझान थिएटर में एक्टिंग की तरफ बढ़ता जाता है। हर स्ट्रैटेजी जैसे आपके दिलो दिमाग में मुकाबला कर रही है। अगर आपको कोई ऐसा करियर मिल जाए जहां अच्छा इंसेंटिव, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट और मोटिवेशन फैक्टर्स मिले, तो उस डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का लॉजिक बनता है। आपको फोकस करना होगा कि उसी करियर में और ज़्यादा स्किल्स कैसे हासिल की जाए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा करियर नहीं मिला है जो आपको सेटिस्फाई कर सके, तो आपको अनएंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहना चाहिए। एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करो और अपने एक्सपीरियंस से सीखो। आपकी इमर्जेंट स्ट्रैटेजी जब तक काम ना करे तब तक आगे बढ़ते रहो। इसे अपनी डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी बना लो और एक्सीलेंस का एम बना लो। योर स्ट्रैटेजी इज नॉट व्हाट यू से इट इज। सोनोसाइट एक कंपनी है जो अल्ट्रासाउंड मशीन बेचती है। सोनोसाइट से पहले डॉक्टर्स कार्ट बेस्ड अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन पर डिपेंड करते थे। ये सारी मशीन भारी और महंगी होती थी, लेकिन सोनोसाइट की वजह से पेशेंट्स की बॉडी को एग्जामिन करना ज़्यादा ईजी और अफोर्डेबल हो गया था। सोनोसाइट में 2 टाइप के प्रोडक्ट थे। इनके मेन प्रोडक्ट का नाम था टाइटन, जो एक लैपटॉप जैसा दिखता था। दूसरा था आई लुक, जो टैबलेट जैसा था पर इसके लेफ्ट साइड पर एक हैंडल था। ये टाइटन से 3 गुना सस्ता था। आई लुक टाइटन जितना सोफिस्टिकेटेड और प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन ये ज्यादा पोर्टेबल था। सोनोसाइट के सीईओ केविन गुडविन को आई लुक में काफी पोटेंशियल दिख रहा था। इसे लॉन्च किए हुए 6 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन अब तक इसकी 1000 यूनिट बिक चुकी थीं। गुडविन जानते थे कि अगर उन्होंने आई लुक पर फोकस नहीं किया तो दूसरी कंपनियां सेम अफोर्डेबल और पोर्टेबल मशीन बनाकर मार्केट में उतर जाएंगी और सोनोसाइट को उसके खुद के इनोवेशन में पछाड़ देंगे। इसीलिए एक दिन गुडविन ने कंपनी के टॉप सेल्स एजेंट को एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए ऑब्जर्व किया। सेल्समैन ने खुद को कस्टमर से इंट्रोड्यूस कराया और उसे टाइटन को डिवाइस बेचने की कोशिश करने लगा। वो इसे बेचने के लिए 15 मिनट तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि गुडविन ने सेल्समैन से ये नहीं कहा कि वो अपने बैग से आई लुक निकाले। लेकिन सेल्समैन ने सीईओ की बात को अनसुना कर दिया। वो कस्टमर को टाइटन के बारे में बताता रहा। कुछ मिनट के बाद गुडविन ने कहा, अल्ट्रासाउंड मशीन को बाहर निकालो। लेकिन सेल्समैन ने इस बार भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये हो क्या रहा है, सीईओ ने सोचा। मेरे बार बार कहने पर भी वो मेरी बात को मान नहीं रहा है। इससे गुडविन को एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला। सेल्समैन उसकी बात काटने के लिए ये सब नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी, उसे आई लुक के 5 यूनिट बेचने थे, तब जाके उसे 1 यूनिट टाइटन बेचने के बराबर कमीशन मिलता। इसीलिए ये लॉजिकल था कि वो कस्टमर को टाइटन खरीदने के लिए मना रहा था। गुडविन को एहसास हुआ कि कॉम्पनसेशन सिस्टम के चलते ही सेल्समैन उसके इंस्ट्रक्शन को अनसुना कर रहा था। ये मुद्दा उस चीज का पार्ट है जिसे ऑथर इनोवेटर्स डिलेवा यानी इनोवेटर की दुविधा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोनोसाइट में सीईओ की स्ट्रैटेजी सेल्समैन की स्ट्रैटेजी के साथ मैच नहीं करती थी। ये प्रॉब्लम लोगों में भी आ सकती है, जैसे जब किसी सही डिसीजन का फायदा सिर्फ लॉन्ग टर्म में दिखे और शॉर्ट टर्म में नहीं। एक और सिचुएशन है जब एम्प्लॉयज के सक्सेस का मेजर कंपनी के सक्सेस के मेजर से मैच ना करता हो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने लायक है वो है रिसोर्स एलोकेशन। पहले के चैप्टर्स में हमने जाना कि डेलिब्रेट और एमर्जेंट स्ट्रैटेजी के बीच कैसे चूज करना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बिना पूरे रिसोर्सेज के कभी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती।
ऊपर के एग्जाम्पल में सोनोसाइड के सीईओ आईलुक बेचना चाहते थे, लेकिन सेल्समैन को टाइटन बेचने से ज्यादा कमीशन मिल रहा था। इसीलिए इमर्जेंट स्ट्रैटेजी यहाँ अप्लाई नहीं की जा सकती। आपको यहाँ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली संतुष्टि और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बीच का संघर्ष साफ नजर आ रहा होगा। जैसा कि इंटेल के सीईओ एंडी ग्रोव कहते हैं, एक कंपनी की स्ट्रैटेजी ये देखकर समझी जा सकती है कि वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि वो क्या करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन कंपनियों और लोगों में एक जैसा होता है। कई लोग कहते हैं कि वो जो कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वो अपने ज्यादा समय अपने पार्टनर या बच्चों के बजाय अपने काम पर बिताते हैं। आपके रिसोर्सेज में टाइम, एनर्जी, पैसा और स्किल्स शामिल हैं। आप इन रिसोर्सेज को अपनी पर्सनल लाइफ के कई अलग अलग एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक अच्छा पार्टनर, पेरेंट, एंटरप्रेन्योर और कम्युनिटी वॉलंटियर वगैरह बनने की कोशिश करना। बदकिस्मती से आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो आपको इन अलग अलग एरिया में डिवाइड करना है। तो आप अपने रिसोर्सेज कैसे बांटेंगे? अचीवर्स अपने करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि ये वो एरिया है जो ज़्यादा एफर्ट करने के लिए ठोस, दिखाई देने वाला और तुरंत रिवॉर्ड ऑफर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस, प्रमोशन, अवार्ड या रिकग्निशन यानी पहचान वगैरह मिलते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए और भी ज़्यादा ठान लेते हैं। लेकिन आप अपने रिसोर्सेज कैसे बांटते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको जो लाइफ मिल रही है वो आपके इच्छा के अनुसार है या नहीं। एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहेंगे और उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए किसी हाई पेइंग जॉब, सैलरी रेज, बोनस या प्रमोशन की तलाश में रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में ये इमीडिएट रिटर्न्स हैं, जैसे कि एक मजबूत शादीशुदा जिंदगी होना और अपने बच्चों के साथ गहरा बॉन्ड होना। ऑफ कोर्स, आप चाहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल घर में हेल्दी खाना और बेस्ट एजुकेशन पाएं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने और खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। इससे पहले कि आपको पता चले, आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अपने रिश्तों में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना आपको करियर की तरह तुरंत रिवॉर्ड ऑफर नहीं करता। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर और बच्चों के रिश्ते को नज़रअंदाज करते हों, लेकिन जो छोटे छोटे डिसीजन आप डेली लेते हैं उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा असर पड़ता है। तो इस बारे में सोचिए कि आप डेली अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाते हैं और ये पक्का कीजिए कि वो आपकी स्ट्रैटेजी से मैच करें। डूइंग द जॉब राइट। आइकिया आज की डेट में सबसे फेमस ब्रांड है। इस कंपनी के करीब 3 दशक पूरे होने को आए हैं और इसका ग्लोबल रेवेन्यू 25 बिलियन यूरोस पहुंच चुका है। इसके फाउंडर इंगवर कैम्परेड का एक सिंपल आइडिया था कि वो ऐसे अफोर्डेबल फर्नीचर बनाकर बेचें जो कस्टमर्स इजीली अपने घर में असेंबल कर सकें, यानी खुद जोड़कर बना सकें। कंपनी की इस अपार कामयाबी के बावजूद किसी और कंपनी ने आइकिया को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। वो इसलिए क्योंकि आइकिया का बिजनेस मॉडल यूनिक है। इसका स्टोर लेआउट, शॉपिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन और पैकेजिंग सब बाकी के दूसरे फर्नीचर ब्रांड से एकदम अलग है। दूसरे ब्रांड्स कुछ खास कस्टमर ग्रुप्स या प्रोडक्ट टाइप पर फोकस करते हैं। जैसे लेविट्स फर्नीचर लोअर इनकम वाले लोगों को लो कॉस्ट फर्नीचर ऑफर करता है, जबकि ईथन एलन अमीर क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर बनाते हैं। कई और स्टोर्स भी हैं जो शहर के लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडर्न फर्नीचर बनाते हैं या खास तौर पर ऑफिस वगैरह के लिए ही फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन आइकिया का अप्रोच एकदम अलग है। ये किसी स्पेसिफिक कस्टमर या प्रोडक्ट टाइप को टारगेट नहीं करते हैं। ये एक काम पर फोकस करते हैं जो लोगों को समय समय पर करना चाहिए, यानी नए घर या अपार्टमेंट में शिफ्ट होना, यानी उनका काम पूरा करने में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, माइकल एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो जल्द ही एक नए शहर में शिफ्ट होने जा रहा है जहां उसे उसकी पहली जॉब मिली है। लेकिन वो इसीलिए आइकिया के स्टोर में नहीं जाएगा क्योंकि वो 25 से 30 साल के बीच का गोरा लड़का है, बल्कि माइकल आइकिया को इसीलिए हायर करेगा क्योंकि ये वो फर्नीचर स्टोर है जो उसे जल्द से जल्द अपना नया अपार्टमेंट सेट करने में हेल्प कर सकता है। आइकिया स्टोर्स बेशक कुछ दूरी पर ही क्यों ना हो, पर कस्टमर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ उन्हें वो सब मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है और जो वो सब चीज़ें एक बार में ही खरीद कर ला सकते हैं। आइकिया का हर स्टोर इतना बड़ा है कि उसमें हमेशा सारे प्रोडक्ट्स का पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है। आइकिया का अपनी बिल्डिंग में ही एक रेस्टोरेंट भी है जहां लोग शॉपिंग करने के बीच में पेट पूजा और थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। यानी शॉपिंग के दौरान अगर उन्हें भूख लगी तो कुछ खाने के लिए उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका हर फर्नीचर फ्लैट पैक्ड रहता है ताकि आप उन्हें ईजिली घर ले जा सकें। अगर आपका सामान आपकी गाड़ी में फिट नहीं हो रहा हो तो आइकिया सेम डे डिलीवरी भी कर देता है।
تو یعنی آئیکیا اپنے کام میں اتنا اچھا ہے کہ اس کے لائل کسٹمرز کافی زیادہ ہیں. لوگ فرنیچر کی ساری ضرورتوں کے لیے خود بخود آئیکیا کے اسٹور پہنچ جاتے ہیں. ہر سکسیسفل پروڈکٹ ایک جاب کے ارد گرد کریٹ ہوتا ہے جسے کہ پورا کیا جانا ہے، نہ کہ کسی کسٹمر یا پروڈکٹ ٹائپ کے حساب سے بنایا جاتا ہے. کسی کام کو کرنا ہی وہ کارن ہے جس کی وجہ سے لوگ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں. اگر کوئی بزنس کسی انٹرسٹنگ پروڈکٹ میں تبدیل ہوتا ہے لیکن یہ لوگوں کو ان کا کام پورا کرنے میں ہیلپ نہیں کرتا ہے تو پروڈکٹ کے سکسیس ہونے کے چانسز کافی کم ہوں گے. آپ اس کانسیپٹ کو اپنے پرسنل لائف میں کیسے اپلائی کرو گے؟ یا آپ کی شادی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. کئی بار جو کام آپ کرنا چاہتے ہو وہ اس کام سے الگ ہوتا ہے جو آپ کا پارٹنر کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ دونوں کی ضرورتیں اور آپ کے کام پورے ہو سکیں. جیسے اگزامپل کے لیے اسکاٹ جب کام سے گھر لوٹا تو کچن کا سنک برتنوں سے بھرا تھا اور بچے بھوکے بیٹھے تھے. اس نے آتے ہی اپنے شرٹ کی بازو سمیٹی اور سنک میں پڑے برتن دھونے لگا. اس کے بعد ڈنر بنا کر بچوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا. اسکاٹ کو یہ سب کر کے کافی اچھا لگ رہا تھا. اسے لگا اس کی وائف باربرا اسے اپریشیٹ کرے گی اور تھینک یو بولے گی. لیکن اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ روم میں اکیلے رو رہی تھی. باربرا اسکاٹ سے ناراض تھی. اسکاٹ کو لگا کہ وہ اسے تھینک یو بولے گی پر وہ اس کے برتاؤ سے حیران رہ گیا. باربرا نے اس سے کہا، میں پورا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں اور تم مجھے اندیکھا کر دیتے ہو. باربرا نے کہا کہ وہ زیادہ کام کی وجہ سے ناراض نہیں ہے بلکہ اسی لیے ناراض ہے کیونکہ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور کسی بڑے سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی ہے. اسی لیے ایک ہیپی ریلیشن شپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آوال آپ کو خود سے زیادہ ہو، یعنی اس کے چہرے پر اسمائل لانے کے لیے اور اسے سکسیسفل بنانے کے لیے آپ پوری کوشش کرو گے. The tragedy of outsourcing. ڈیل دنیا کے ٹاپ پی سی مینوفیکچررز میں سے ایک مانی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کی سکسیس کے پیچھے تائیوان کا ایک کمپوننٹ سپلائر تھا جس کا نام تھا ایسس. 1990 کے شروعاتی دشک میں ڈیل کی گروتھ کے پیچھے 3 مین فیکٹرز تھے. فرسٹ، کمپنی کا بزنس ماڈل ڈسرپٹیو تھا. ڈیل نے کم کاسٹ پر انٹری لیول کمپیوٹرز بنانے سے شروعات کی تھی جنہیں میل یا آن لائن آرڈرز کے ذریعے بیچا جاتا تھا. اس کے بعد ڈیل نے ہائر پرفارمنگ کمپیوٹرز کی طرف دھیان دینا شروع کیا. سیکنڈ، کسٹمرز اپنی چوائس سے کمپوننٹس چوز کر کے کمپیوٹر میں بدلاو کروا سکتے تھے. اس کے بعد ڈیل کسٹمائزڈ پارٹس کو اسمبل کر کے 2 دن کے اندر کمپیوٹر ڈیلیور کر دیتا تھا. تھرڈ، ڈیل اپنے کیپٹل کو ایفیشنٹلی یوز کرتی تھی جس کے چلتے ان کی سیلز اور ہر ڈالر پر پروفٹ بڑھ رہا تھا. انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ تائیوان بیسڈ ایسس کا ڈیل کی سکسیس میں کافی بڑا ہاتھ رہا. ایسس نے بھی شروعات ڈیل کے لیے لو کاسٹ، سمپل اور ریلائبل سرکٹ سپلائی کر کے کی تھی. یہ کاسٹ اور بھی کم ہو سکتا تھا اگر ڈیل خود ان کمپوننٹس کو مینوفیکچر کرتا تو. ڈیل اور ایسس کی پارٹنرشپ کافی کامیاب رہی جس کے چلتے ایسس نے ڈیل کو مدر بورڈ سپلائی کرنے کا بھی آفر دیا. ڈیل اس کا مینوفیکچرنگ پروسیس ایسس کو آؤٹ سورس کر سکتا تھا جس کے چلتے کاسٹ 20% اور کم ہو جاتا. ڈیل نے یہ آفر ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اس سے ان کے بیلنس شیٹ میں سے مدر بورڈ سے جڑا ایسٹ ہٹ جاتا جو ٹیکنیکلی ان کا پروفٹ بڑھا دیتا. وال اسٹریٹ RONA یعنی کمپنیوں کا ریٹرن آن نیٹ ایسٹ مانیٹر کرتا تھا. اسے نیٹ ایسٹ کے اوپر انکم کو ڈیوائیڈ کر کے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا. خود کو پروفیٹیبل دکھانے کے لیے کمپنی کو یا تو زیادہ پروڈکٹ بیچنے کی ضرورت پڑتی تھی یا اسے اپنے ایسٹ کم کرنے پڑتے تھے. اس لیے ڈیل نے ایسس کا آفر ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اس آفر سے ایک تو ان کا رونا انکریز ہوتا اور دوسرا انویسٹرز بھی خوش ہو جاتے. اس اگریمنٹ کے چلتے انویسٹرز کی نظر میں ایسس کا امپریشن اچھا پڑتا اور اس سے دونوں کمپنیوں کو فائدہ ہوا. خیر بعد میں ایسس نے ایک اور آفر دیا. ڈیل کے لیے مدر بورڈ بنانا ان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ تھی لیکن اب وہ ایک قدم اور آگے جا سکتے تھے پورے کا پورا کمپیوٹر اسمبل کر کے. اس سے ڈیل کی بیلنس شیٹ میں سے سارے مینوفیکچرنگ ایسٹ ہٹ جاتے اور ایسس پورا پروسیس 20% کم میں کر سکتا تھا. اس کے بعد ڈیل نے اپنی سپلائی چین کا مینجمنٹ بھی ایسس کو آؤٹ سورس کر دیا اور اس کے بعد کمپیوٹر ڈیزائن کا پروسیس بھی. یعنی کل ملا کر ڈیل نے اپنا پورا پی سی بزنس ہی ایسس کو آؤٹ سورس کر دیا تھا سوائے اپنے برانڈ نیم کے. اسے ڈیل کا رونا کافی ہائی ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بیلنس شیٹ میں اب کافی کم ایسٹ بچے تھے. پھر 2005 میں ڈیل کو اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب ایسس نے خود کا پی سی برانڈ شروع کیا. ایسس نے ڈیل نے جو کچھ سیکھا تھا اسے اپنے برانڈ میں یوز کر کے مارکیٹ میں انٹری کر لی. پہلے اس نے سمپل کمپوننٹ سے شروعات کی، پھر دھیرے دھیرے ڈیل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا زیادہ تر بزنس اب ایسس کو آؤٹ سورس کریں گے. نمبر دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے تھے پر اس وقت ڈیل کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے. تو آپ ڈیل کی طرح غلطی کرنے سے کیسے بچ سکتے ہو؟ آپ کو اپنی کیپیبلٹیز سمجھنی ہوں گی.
इन कैपेबिलिटीज़ को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जो है रिसोर्सेज, प्रोसेस और प्रायोरिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कंपनी में रहना चाहिए और आप किसे आउटसोर्स कर सकते हैं। रिसोर्सेज से यहाँ हमारा मतलब है आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कस्टमर रिलेशन वगैरह वगैरह। इनमें ज़्यादातर वो चीज़ें या लोग होते हैं जो विजिबल, फिजिकली प्रेजेंट या मेजरेबल होते हैं। प्रोसेस का मतलब है आपस में जिस तरह से एम्प्लॉयज़ इंटरैक्ट, कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, और प्रोडक्ट जिस तरह से बनाए और डेवलप किए जाते हैं, ये उस प्रोसेस को भी दिखाता है। प्रोसेस रिसोर्सेज की तरह नहीं होते जो कंपनी के बैलेंस शीट में नजर आ जाए। प्रायोरिटीज़ किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो बताती हैं कि कैसे कोई कंपनी अपने डिसीजंस लेती है और चूज़ करती है कि उसे किस पर फोकस करना चाहिए। सीनियर मैनेजर्स ये पक्का करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की डेली प्रायोरिटीज़ कंपनी के बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजी से मैच करती हों। इसलिए उन्हें कंपनी की प्रायोरिटीज़ एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट तरीके से क्रिएट और कम्युनिकेट करना चाहिए। इसलिए आउटसोर्स करने से पहले आपको सप्लायर्स की कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करना चाहिए। वो अभी क्या कर सकते हैं इस पर फोकस मत करो, बल्कि इस बात पर करो कि वो फ्यूचर में आगे और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कैपेबिलिटीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएंगी ये आपको पता होना चाहिए। ये कैपेबिलिटीज़ कभी आउटसोर्स नहीं की जानी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कंपनी का फ्यूचर दांव पर लगा दें। चलिए सबसे मुश्किल काम पर नज़र डालते हैं, जो शायद आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल काम होगा, और वो है बच्चे की परवरिश करने का काम। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेबी सिटर या किसी डे केयर सेंटर में छोड़कर काम पर चले जाते हैं। वो अपने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, जैसे पियानो लेसन, स्विमिंग, समर कैंप्स वगैरह वगैरह। कहने का मतलब यह है कि ये पेरेंट्स अपने काम आउटसोर्स कर रहे हैं। बेशक ये एक्टिविटीज़ बच्चों को टीम वर्क, जिम्मेदारी जैसी क्वालिटीज़ सिखा सकती हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? क्या उन्हें वाकई में वो स्किल्स और एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहे हैं जो लाइफ में उनके काम आ सके, या फिर वो सिर्फ एक एक्टिविटी के बाद एक एक्टिविटी यूं ही करते जा रहे हैं जो हम उन पर थोप देते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक पेरेंट होने के नाते जब हम अपना काम आउटसोर्स करते हैं तो हम उन्हें वो स्किल सिखाने का चांस भी मिस कर देते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है हमारे वैल्यूज़। ज़रा अपने बचपन के बारे में सोचिए। आपको शायद कोई ऐसा पल याद होगा जब आपने अपने पेरेंट्स से कुछ नया सीखा होगा जो उन्होंने नोटिस भी नहीं किया होगा। बच्चे तभी सीखते हैं जब वो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपका बच्चा सीखने को रेडी होगा तो आप वहाँ उसे सिखाने के लिए मौजूद रहना चाहेंगे, वरना वो उन लोगों से कुछ सीख लेगा जिन्हें आप जानते नहीं हैं या जिनकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपकी बातों से ज़्यादा वो आपके एक्शन पर फोकस करते हैं और उसी से सीखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको 24/7 अपने बच्चे के साथ रहना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेरेंट होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी किस हद तक आउटसोर्स कर रहे हैं। द ट्रैप ऑफ मार्जिनल थिंकिंग। ब्लॉकबस्टर 1990 के दशक में एक बड़ी मूवी रेंटल कंपनी हुआ करती थी। इनकी पूरे यूएस में स्टोर्स हुआ करते थे और हर स्टोर में डीवीडीज का काफ़ी बड़ा कलेक्शन होता था। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने उन मूवीज से पैसे नहीं कमाए जो उनकी शेल्फ पर रखी रहती थी। कंपनी की असली कमाई तब होती थी जब कस्टमर्स वो मूवीज चुनते थे जो क्लर्क स्टोर से चेकआउट करते थे। इसलिए ब्लॉकबस्टर को ऐसे कस्टमर्स की ज़रूरत थी जो मूवी देखने के बाद जल्द से जल्द डीवीडी लौटा सके, ताकि दूसरे कस्टमर्स उन्हें रेंट पर ले सके। अगर कोई कस्टमर टाइम पर डीवीडी नहीं लौटाता था तो कंपनी हर दिन के हिसाब से भारी भरकम फाइन चार्ज करती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लॉकबस्टर का 70% प्रॉफिट इसी फाइन की वजह से आता था। लेकिन तभी नेटफ्लिक्स नाम की एक स्टार्टअप कंपनी अपना यूनिक आइडिया लेकर मार्केट में आई। लोगों को स्टोर में बुलाने के बजाय नेटफ्लिक्स कस्टमर्स को डायरेक्ट मेल कर दिया करती थी। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल भी अलग था। फाइन के बजाय ये लोग मंथली सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते थे। इसलिए नेटफ्लिक्स की और ज़्यादा कमाई होती थी जब कस्टमर्स टाइम पर डीवीडी नहीं लौटा पाते थे। कंपनी को पोस्ट से भेजने के लिए पैसे भी नहीं भरने पड़ते थे, और वो मूवीज़ का नया बैच उन कस्टमर्स को भेज दिया करते थे जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया होता था। ये दोनों कंपनी एक दूसरे के सामने डेविड और गोलियत की तरह खड़ी थीं। ब्लॉकबस्टर तब एक $1 बिलियन कंपनी थी जिनके पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ थे और लोग हर जगह इस ब्रांड को पहचानते थे। लेकिन 2002 तक नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट मार्जिन 36% पहुंच गया था और कंपनी $150 मिलियन का रेवेन्यू कमा रही थी। ब्लॉकबस्टर के इन्वेस्टर्स अब थोड़ा घबराने लगे थे, जबकि कंपनी के मैनेजमेंट को लगता था कि नेटफ्लिक्स की पहुंच सिर्फ नीश या चुनिंदा मार्केट तक है। बेशक इस कंपनी में बड़ा होने का पोटेंशियल था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वो कितना आगे बढ़ पाएगी।
इसके अलावा अगर ब्लॉकबस्टर पोस्टल वीवीडी ट्राई करता तो शायद इसके प्रॉफिटेबल स्टोर्स की सेल कम हो सकती थी। वहीं नेटफ्लिक्स का स्लेट एकदम क्लीन था, उसके पास कंपेयर करने के लिए उसका कोई प्रॉफिटेबल और मौजूदा सक्सेस मार्जिन नहीं था। कंपनी अपने 36% प्रॉफिट मार्जिन और नीश मार्केट के साथ खुश थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? ब्लॉकबस्टर ने 2010 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जबकि 2011 तक नेटफ्लिक्स के 24 मिलियन कस्टमर्स बन गए थे। ब्लॉकबस्टर की प्रॉब्लम थी मार्जिनल थिंकिंग। कंपनी पोस्टल डीवीडी मार्केट में एंटर करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में सोच रहा था। ब्लॉकबस्टर को लगा कि नेटफ्लिक्स से मुकाबला करने से उनके मौजूदा बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता था। असल में अपने प्रॉफिट की फिक्र करने के बजाय ब्लॉकबस्टर को ये सोचना चाहिए था कि अपने कस्टमर्स को और बेटर सर्विस कैसी दी जाए। कंपनी बदलते ट्रेंड के हिसाब से बदलने के लिए और मार्जिनल कॉस्ट चुकाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ब्लॉकबस्टर फाइनली दिवालिया हो गया और कंपनी को फुल कॉस्ट चुकानी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।